പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ്. സർ, ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, मुल्क लगातार दूसरे साल कोरोना का कहर झेल रहा है। पहली लहर में जानी नुकसान कम ज़रूर हुआ, लेकिन लॉकडाउन ने छोटे तिजारती बिरादरी की और मईशत की कमर तोड़कर रख दी। इस साल कोरोना की तबाही कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। 2 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं और हर दिन 2 से 4 हज़ार और कभी इससे ज़ायद भी मौतें हो रही हैं और अब भी जारी हैं। गंगा और दूसरी नदियों के किनारे कब्रों की नई बस्ती की तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी हैं, लेकिन इन सब से दूर मुल्क के जुनूब में केरल से करीब 250 किलोमीटर दूर जज़ायर लक्षद्वीप में उथल पुथल मची है। छोटे बड़े 22 जजीरों पर मुश्तमिल जज़ायर लक्षद्वीप, जहां सिर्फ 10 जजीरों पर ही आबादी रहती है, यहां कुल आबादी 70 से 80 हजार के दरमियान बताई जाती है। आमतौर पर पुरसुकून, पुरफजा, साफ और शफाफ इलाके में लॉकडाउन की खामोशी नहीं बल्कि गुस्सा, नाराजगी और एहतजाजी मुहिम से पुर है। वजह है दिसंबर 2021 में यहां के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए नॉन IAS प्रफुल्ल खोड़ा जी पटेल के जरिए लिए गए कई फैसले। एक के बाद एक कई फैसले उन्होंने ऐसे लिए हैं जिसने वहां के लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक भूचाल सा ला दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले हमारे फायदे के लिए हैं या फिर ये हमारे नुकसान है, इससे हमारा नुकसान होगा। क्योंकि जो सदियों से वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी जो चली आ रही थी उसमें बहुत बड़ी एक तब्दीली इन फैसलों से सामने आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा है जो हर साल अलग अलग रियासतों के क्राइम का डेटा इकट्ठा करता है। उसी के डेटा से हमें पता चलता है कि पिछले साल या उससे पहले वाले साल में मुल्क की कौन सी रियासत में सबसे ज़्यादा क्राइम हुए और किस रियासत में विमेन के खिलाफ ज़्यादा क्राइम हुए, किस रियासत में लूट या फिर मर्डर ज़्यादा हुए, कहाँ रेप के मामले ज़्यादा आए। 2019 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसमें लक्षद्वीप के बारे में यह दर्ज है कि ना तो वहाँ कोई मर्डर हुआ, ना वहाँ कोई रेप हुआ, ना वहाँ कोई लूट हुई, ना वहाँ कोई डकैती हुई। ये NCRB का डेटा है, सरकार की एजेंसी का। लेकिन वहां पर एक एक्ट लाया गया जिसे कहा जा रहा है आम जबान में गुंडा एक्ट। लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि यहां पर आमतौर से पुरसुकून माहौल है, यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है, इस गुंडा एक्ट की क्या जरूरत है। वहां पर खान पान को लेकर एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ ऐसी चीजें लाई गई, कुछ ऐसे कवानीन बनाए गए जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। वहां पर शराब जो है उसकी पाबंदी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गुजरात से ये एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जनाब प्रफुल्ल पटेल साहब, उस गुजरात में शराब पर बैन है। गुजरात ड्राई स्टेट है, गुजरात में शराब पर बैन है। और जब गुजरात में, चूंकि गुजरात के ये वजीर दाखिला रह चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा जी पटेल, ये गुजरात में वहां होम मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात में, तब भी इन्होंने हमेशा शराब बंदी के हक में बातें की थी, यानी शराब बैन होना चाहिए। लेकिन आज ये वहां एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप में और यहां इनकी तरफ से बातें ये कही जा रही हैं, यह कानून है कि शराब के ठेके दिए जाएंगे, शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। बहरहाल ऐसे कई और फैसले हैं जिनको लेकर लोग वहां सवाल उठा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो सेव लक्षद्वीप ये टैग जो है, हैशटैग ये सुर्खियों में है। ऐसे और क्या मामले हैं और इसके जवाब में एडमिनिस्ट्रेटर जनाब प्रफुल्ल पटेल साहब क्या कहते हैं, उनका मोटो क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी बात क्या है। वो कहते हैं कि यहां तरक्की को हमें फरोग देना है। इस बारे में हम कई सवाल करेंगे। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं राजीव पांडे जी, बीजेपी के तर्जुमान हैं, साधना भारती कांग्रेस की कौमी तर्जुमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर फौसिया AA हैं जो सामाजिक कारकुन है, रिसर्चर है, ये हमारे साथ लक्षद्वीप से ही जुड़ रही है। हमारे साथ मुहिबुल हक हैं जो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के AMU में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि डॉक्टर फौसिया AA, आपकी ज़बानी ये सुनना चाहूंगा, आप वहां से बिलोंग करती हैं उस सरजमीन से, ऐसा क्या हो गया है कि
वहाँ लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद कर दी है, यानी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केरल के असेंबली में भी आज एक करारदाद मंजूर कर ली गई, एक रेजोल्यूशन पास कर लिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुलाया जाए। सीपीएम जो बाएं बाजू जमातें हैं, कांग्रेस है और कई एनसीपी है, इनके कई सांसदों ने जो एमपीज हैं उन्होंने लेटर लिखा है सदर जमहूरिया को कि एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुलाया जाए। क्या ऐसा हो गया है वहां, फौसिया? जी, मैं इस मैटर पे बस ये बोलना चाहूंगी कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है, जो अभी आपको न्यूज में देखने को मिल रही है हर तरफ से लक्षद्वीप के बारे में, वो एक ऐसी जगह है वहां पे आज तक मतलब हर तरह की सुकून और हर तरह की पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग लोग रहते थे। मतलब कानून को मानते हैं वहां के लोग, कभी भी कानून के खिलाफ कोई चीज कभी की नहीं है आज तक। और आज के दौर पे अगर आप देखा जाए तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद 73 ईयर्स तक तो जगह ऐसे है कि वहां पे डेवलपमेंट की कमियां आप नहीं बोल सकते जैसे है। जिस तरह की वहां की ज्योग्राफी है या फिर जो लोकेशन है लक्षद्वीप आइलैंड्स की, पूरी कंट्री में आप एक आइलैंड्स को देखोगे ना तो आपको यकीन नहीं आएंगे कि ऐसे भी मतलब समुद्र के बीच में इतने छोटे छोटे जैसे पर्ल्स की जैसे आइलैंड सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हर अगर आइलैंड आप देखेंगे तो उनकी एक ब्यूटिफिकेशन होती है, एक सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है और उनमें जो जुड़े लोग होते हैं उनका अपना ही एक कल्चर एंड एक ट्रेडिशन होती है ना। तो अब आप देखें कि इतनी छोटी जगह, मान लीजिए अब मैं मिनिकोय से बिलोंग करती हूँ, तो मिनिकोय की अगर आप पूरी आइलैंड को देखेंगे तो वो सिर्फ है लेस देन 4.5 स्क्वायर किलोमीटर पूरा कंप्लीट एरिया। ठीक है, और वहां का मतलब पॉपुलेशन है 10,000, मान लीजिए 10 या 11,000 होंगे वहां की आबादी। अब बात यह है कि वहां की जो पॉपुलेशन अभी है प्रेजेंट, उनके लिए जितना फैसिलिटीज या फिर डेवलपमेंट चाहिए था वो है, हाँ, लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए किस हिसाब से चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ज्वाइन किया है उसके बाद से खुद से ही वो अपने अपने नए लॉज ला रहे हैं या फिर कुछ ड्राफ्ट ऐसे ला रहे हैं जिसकी वजह से वहां की लोगों की जो सुकून या फिर जो अब तक जो एक सिम्बायोटिक सिस्टम थी, मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन और अपने पब्लिक के साथ, वो सिस्टम पे दरार आ गई हो। जैसे कि मान लीजिए आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन एक फैसला करते हैं तो वहां की एक पंचायत का एक रोल होता है ना, कोई भी जगह। और इतने रिमोट आइलैंड्स में पंचायत को एक बहुत अच्छा पिलर माना जाता है और हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं अपने जो भी मतलब कानून या नियम या फिर जो भी होता है वो पंचायत पे डिपेंड होता है। तो एक पंचायत की बॉडी से अपना पावर छीन लेना या फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेटिव लॉस लाना एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो एक सही चीज है। जैसे कि बीफ बैन कर देना, अगर आप उस चीज को दूसरे नजरिए से देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना व्यू बताना चाहूं तो बीफ बैन करके वहां पे गुजरात से अमूल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, आप सोचें वहां पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर्स हैं जिनकी अभी पंचायत से अपना पावर एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जा रहा है। आप देखें वहां पे अभी जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ढूंढ लेते, रादर देन वो गुजरात का एक अमूल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बीफ बैन और एनिमल रेगुलेशन एक्ट जैसी चीजें ला रहे हैं आइलैंड्स में, जिससे लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आप अगर आप इस पॉइंट को वहां की एम्पावरमेंट या फिर वहां की एम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो अगर आप एनिमल सेक्टर को पूरा बंद करने से बेहतर है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, या फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती जिसकी वजह से एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी, चीज, कर्ड, दही, मतलब जो भी होगा वो एक एनिमल के द्वारा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और आप अपना एक आइडिया दे कि अगर मेरे घर में एक गाय है तो मुझे अपना रोजी रोटी उसी से मिल जाएगी, है ना, रादर देन डिपेंडिंग ऑन ए कॉर्पोरेट। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि अब एक एनिमल हस्बेंड्री को बंद किया जा रहा है। आप देखें वहां पे एग्रीकल्चर एंड फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं और एनिमल हस्बेंड्री को तो अभी पूरा बंद किया गया। वहां पे तो मान लीजिए आप 90 लोगों को, शायद टेम्पररी लोगों को निकाल दिए गए। मेरा सवाल ये है कि अगर आप उस सेक्टर्स को डेवलप करने के हिसाब से देखेंगे, उसी नजरिए से देखेंगे तो आपको इतना तो अच्छा लगेगा कि सोच के कि अगर वो सेक्टर्स 10 गाय के बजाय आप 20 गाय को इंट्रोड्यूस करके वहां की प्रोडक्ट्स को
ज्यादा इम्पोर्टेंस देके, और उसी गाय के प्योर प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती है, और इसी हिसाब से वहां की मतलब महिलाएं हैं उनको भी जॉब मिल सकती है इस प्रोसेस से, है ना। और काउ के द्वारा जो काउ डंग या फिर काउ पिस जिसको इंडियन सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे दिया जा रहा है, वो हम एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सोच के अपना एग्रीकल्चरल लैंड में यूज करते हैं एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फौसिया मैं आपको फिर आपके पास लौटूंगा और आप हमारे साथ बने रहें। अभी और पैनलिस्ट हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे और क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके, जिन्होंने 28 अप्रैल को जिस लोगों के सामने लाया था, उसके बाद किस तरह से मामला वहां केरल के हाईकोर्ट में भी गया है 28 अप्रैल को मामले के आने के बाद, और उसने फिर 2 हफ्ते का वक्त भी लिया था। मैं उससे ही बात करूंगा। मैं आता हूं साधना भारती के पास। साधना भारती, आपकी पार्टी ने भी इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला है, आपकी पार्टी के लोग भी वहां इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किन वजूहात पे, क्या कारण है? देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात रखना चाहती हूँ। सबसे पहली तो ये बात कि ये जो प्रशासक यहाँ बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाए गए हैं, जो कि गुजरात के गृह मंत्री भी रहे, वो अब तक 34 प्रशासक यहाँ रहे लक्षद्वीप में, लेकिन सभी या तो आर्मी बैकग्राउंड से थे या फिर वो कोई ब्यूरोक्रेट थे। ये पहले ऐसे हैं जो एक पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, जो कि खुद गुजरात में नशा मुक्ति की बात करते रहे, शराबबंदी की बात करते रहे, और यहाँ कर जो प्रमुख द्वीप है उनसे इन्होंने शराबबंदी को मुक्त कर दिया। दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगी कि जो कि तट रक्षक अधिनियम है, इसके उल्लंघन के आधार पर मछुआरों की झोपड़ियां तक तोड़ी जा रही हैं। ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? ये हम कौन से सदी में जी रहे हैं? भाई लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, जमींदारी तंत्र नहीं है, जहां एक तरफ किसानों के ऊपर कानून थोप दिए जाते हैं, काला कानून थोप दिया जाता है, 6 महीने से वो चिल्लाते रहते हैं ये सरकार, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। दूसरी तरफ यहाँ गुंडा कानून लागू कर दिया गया है। हमने मांग की है, केसी वेणुगोपाल जी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि इन प्रशासक को पहले तो वापस लिया जाए, जो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है उसकी मंशाओं की पूर्ति के लिए वहां पर है, पहले तो उन्हें वापस बुलाया जाए, और इनके कार्यकाल में जो भी आदेश निर्देश जो भी दिए गए हैं उनको भी रद्द किया जाए। ये जो 2 गुंडा कानून जिनको कहा जा रहा है, जो मसौदा को जिनको थोप दिया गया है, उनको वापस लेने का काम किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान के अंदर ही गुंडा राज चलाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, महंगाई से लेकर किसान, कोरोना काल से लेकर हर चारों तरफा ये सरकार घिरी हुई है, असफल साबित रही है। जहां एक तरफ पीएम के जो लोकसभा में प्रस्तावक रहे छन्नूलाल मिश्रा, उनकी बेटी का कोरोना से निधन हो जाता है तो उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती, उनकी बेटी का अंतिम बार शव देखने के लिए 25,000 रुपए तत्काल एटीएम से निकाल कर देने पड़ते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के हंतला गांव में मनुवादी मानसिकता के तहत एक लोधी समाज के खेतराम लोधी धूप सिंह साधना भारती साहिबा, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, प्लीज आप लक्षद्वीप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए या फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं। नहीं, मैं कंसंट्रेट वहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं कभी मुद्दों से डिरेल करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि डाइवर्ट और रूल का फॉर्मूला तो भारतीय जनता पार्टी के झासाराम बाबा का झूठचाप चूरन बांटने वाले प्रवक्ता करते हैं। मैं इसीलिए ये बात उठा रही हूँ क्योंकि ये सब एक ही तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक मंशाओं के लिए इनका 2 चेहरा दिखाई देता है। एक तरफ गुजरात में कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, दूसरी तरफ लक्षद्वीप में जाकर शराबबंदी को हटा दिया जाता है, झोपड़ियां तोड़ी जाती हैं। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कहती हूँ कि हम सांस्कृतिक धरोहर के लिए लक्षद्वीप के, वहां के लोगों के लिए, वहां के मछुआरों के साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। ठीक है, राजीव पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर मोहिबुल हक साहब भी हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, हम उनके पास भी जाएंगे। पहले राजीव पांडे के पास चलते हैं। राजीव जी, ये सवाल उठ रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के प्रफुल्ल खोड़ा जी पटेल पर, और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले दादरा नगर हवेली में भी वहाँ पर थी, और ये 2021 में जब यहाँ आए हैं दिसंबर में 20 के बाद, तो कुछ इनके फैसलों के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये मनमाने ढंग से फैसले ले रहे हैं, जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप की, उनसे सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है और क्या विजन है उनका? क्यों वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे वहाँ के लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं? क्या मेलजुल के साथ उनको कॉन्फ्रेंस में लेके भी बातें आगे नहीं की जा सकती थी? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी हमारी एक बहन जो पैनल पर है उन्होंने कहा कि हमको एनिमल हस्बेंड्री में काउ डंग मिलेगा, हम उससे परिवार चला सकते हैं, तो इसी के लिए तो उन्होंने कहा कि बीफ को बैन करो, उसको काटो मत,
उसको रियर करो, काऊ की सेवा करो, गौ सेवा करो, गौ धन को बनाओ, आगे बढ़ाओ। तो ये लॉ तो जो वो कह रहे हैं उनके पक्ष में है कि गौ हत्या मत करो, बीफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस मत करो, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो पूरा इश्यू निकल करके आया है वो 3 विषय पर है, मैं बताता हूं। एक तो बीफ बैन पर, जिस पर मैंने कहा, दूसरा कि अल्कोहल, और तीसरा है कि 2 बच्चे का कानून जो वहां के जो विलेज पंचायत में जो लागू करने की बात है। ये मेनली 3 मुद्दे हैं। राजनीतिक बात तो बहुत सारा कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, लक्षद्वीप जो है ना, वो आज भारत के सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लक्षद्वीप होने के कारण करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा टेरिटोरियल वाटर है, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आज देखिए, भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में है, चाहे वो इधर अंडमान निकोबार, इस तरफ लक्षद्वीप। अगर आप उसके नीचे जाए तो मालदीव एक कंट्री है, वहां पर पूरी की पूरी आबादी है और वो विश्व का जो सबसे ज्यादा फॉरेनर को अट्रैक्ट करने वाला जगह बन चुका है। तो भारत की सरकार चाहती है कि लोग मालदीव क्यों जाए, लोग लक्षद्वीप क्यों ना आए। उसके लिए जो जरूरी है, ये सारी बातें उस परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए कि लक्षद्वीप के डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए बात है। जहां तक 2 बच्चे का कानून है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए 2 बच्चे का कानून है, और भी कई प्रदेशों में है। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 2 बच्चे से ज्यादा कानून वाले को नौकरी नहीं मिलती। तो देखिए, ये देश में एक पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए ये बहुत जगह पे फौसिया, मैं आपके पास आऊंगा, अभी सुन लेते हैं राजीव पांडे जी को, फिर मैं जवाब लूंगा। अभी सुनते हैं जरा राजीव पांडे जी को। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से वो अंड बंड, इधर अंट शंट, जो उनके लोगों की आदत हो गई है, एक भी पॉइंट पे बात नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि विषय क्या है, लक्षद्वीप में क्या है, किस कारण से ये सारा विषय उनको कुछ पता नहीं। मैं बिल्कुल ये चीज नहीं चाहता हूं। प्लीज राकेश जी, आप उकसाइए मत ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके। आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, अपन बात कीजिए। आपकी बात पूरी होने के बाद ही मैं साधना भारती को सुनूंगा, मैं बीच में नहीं सुनूंगा, मैं ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। प्लीज साधना भारती जी, आपको जो कहना है कहिएगा, लेकिन आपकी बारी आने पर प्लीज मेंटेन द डेकोरम। राजीव जी कंटिन्यू। मैं आपको राजीव जी कंटिन्यू। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने उनसे कह दिया है, वो अपनी जुबान को थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, कायदे से इस्तेमाल करेंगे। ये उकसाने की बात नहीं, मुझे इसके निष्कर्ष तक पहुंचना है। मैं इसको फुटाइल नहीं होने देना चाहता डिस्कशन को, प्लीज माइंड इट। मैं आपको बताऊं कि मैंने, साधना जी प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप खामोश हो जाइए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। तीनों विषयों पर मैं जो राजीव जी बोलिए। मैं सुन रही हूँ, देखिए, लेकिन इनसे कहिए कि जवाब देना। मैंने कह दिया है, प्लीज, मैंने कह दिया है, प्लीज। राजीव जी कंटिन्यू। कर रही थी, राजीव जी कंटिन्यू। तीन, अरे क्या यार, 3 इशू थे, मैंने तीनों इशू पर बात बता दी है जी। 3 इश्यूज ही है लक्षद्वीप में, और उसका एक ही कारण है कि जिस तरीके से मालदीव का डेवलपमेंट हुआ है, आज तक लक्षद्वीप में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ सर। और जो झोपड़ियां तोड़ने जाने की बात है, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत 500 मीटर अगर आप हैं तो वो हर जगह, वो मुंबई में भी लागू है और वो कहीं और भी लागू होगा। मेरा एक कहना है कि जब तक हम उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम वो जैसा प्रिमिटिव स्टेज है उसी स्टेज से 70 साल में है। चलिए ठीक है, ओके। आपने 3 बिंदु पर 3 ओर पर अपनी बात रख दी है राजीव जी। मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। और मालदीव का एग्जांपल आपने दिया है, मैं फिर से छोटा सा रिएक्शन एक लेता हूं फौसिया का, फिर सीधे साधना भारती जी आपके पास में आऊंगा। फौसिया, छोटा रिएक्शन मुझे ये लेना है कि जैसे उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्या मालदीव में भी अमूल के प्रोडक्ट जाते हैं? फौसिया, आप हैंड रेज कर रहे हैं कि क्या जवाब है? डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर आप देखेंगे, हाँ, ये देखिए, पहले तो आप ये समझें कि लक्षद्वीप एंड मालदीव को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लक्षद्वीप का अपना एक यूनिकनेस है और मालदीव का अपना। 1200 आइलैंड्स में 200 लोग, 200 आइलैंड में जहां पे आबादी है मालदीव में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 36 आइलैंड में, जहां पे सिर्फ 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, और उनका पूरा रेवेन्यू, लक्षद्वीप की पूरी रेवेन्यू सिर्फ एक टूरिज्म डिपार्टमेंट्स में नहीं चलता। मालदीव अलग ही एक कंट्री है जो टूरिज्म से बहुत अच्छा उनको एक रेवेन्यू मिलता है कंट्री चलाने के लिए भी। लेकिन लक्षद्वीप बहुत बड़ी इंडिया का एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं कि कोस्टल जोन रेगुलेशन की वायलेशन की वजह से जो फिशरमैन के हट्स मतलब डिमोलिश किए गए हैं, वो आप कहां पे हो देख लीजिए। आइलैंड के सिनेरियो में अगर आप CRZ देखेंगे ना, तो वो 20 मीटर्स पे होता है, 500 मीटर्स पे नहीं होता है, क्योंकि आइलैंड है ही इतनी छोटी जगह। और उसमें भी 2 है, एक है लगून जोन और एक है हैबिटेटेड जोन। और हैबिटेटेड जोन में परमिटेड एक्टिविटीज है नॉन डेवलपमेंटल जोन में, दैट कम्स अंडर CRZ।
क्यों है? क्योंकि आइलैंड एक ऐसी छोटी जगह है जहां पे आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और जो काइंड ऑफ डेवलपमेंट की बात वो कर रहे हैं, जैसे कि लगून विला टाइप्स ऑफ मतलब डेवलपमेंट, वो लगून को बहुत ज्यादा तरह इफेक्ट करेगा। उससे इनडायरेक्टली वहां के फिशरमैन्स को ही प्रॉब्लम होगी। और उनकी पूरी आबादी, जो जितने भी लोग आज लक्षद्वीप में है, वो मतलब मशहूर है कोरल फिशेस एंड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर नहीं है। और जिस हिसाब की टूरिज्म आप देखना चाहते हैं मालदीव्स में, वो आप मालदीव्स जाके देखिए ना, क्योंकि अपना एक हेरिटेज और अपना बिल्कुल, मैं आ रहा हूं साधना जी, आ रहा हूं आपके पास, वो देखने के लिए वहां आते हैं लोग। ठीक है फौसिया मैं थोड़ा रोकूंगा आपको और मोहिबुल साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत सब्र के साथ अपने बारे का इंतजार किया है। मुझे छोटा रिएक्शन साधना भारती जी से लेने दीजिए, वरना फिर अभी वो गुस्से में मुझे बहुत बाद में डांट पिलाएंगी। साधना जी बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप जी? चलिए मैंने थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये टेम्परामेंट को थोड़ा डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बीफ को लेकर जो बात कर रहे हैं। बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से बीफ पर आ जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि गोवा में क्यों नहीं बीफ को बैन करते? मतलब जहां राजनीति जमे तो वहां गाय हमारी मम्मी मम्मी है, नहीं तो गाय बड़ी यम्मी यम्मी है। तो ऐसा नहीं चलता ना। इनके नेता कितनी बार कह चुके हैं कि बीफ खाते हैं, बताइए कौन रोक लेगा? रिजिजू ने नहीं कहा, मनोहर पर्रिकर जी कहते थे बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद ये जो 2 बच्चों का कानून है, सांप्रदायिकतावादी सोच की ओर इशारा करता है। तो विषय को पहले ये पढ़ के आया करो। और आज विषय ये है कि कहीं ना इनका गुंडाराज पूरे देश में चल रहा है। ये थोपने का काम करते हैं, जमीनें एक्वायर कर रहे हैं, मछुआरों के साथ ये दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं, उनकी झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। और सवाल भी ना पूछे तो क्यों ना पॉलिटिशियन जो रहे प्रफुल्ल पटेल जी, उनको वापस बुलाया जाता। एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको बिठाना है तो आप ब्यूरोक्रेट या फिर जो आर्मी बैकग्राउंड का अब तक 34 रहे हैं तो 35वां वो क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। और दूसरी चीज ये कि इनको ये पता होना चाहिए कि विषय की जानकारी सबको है, लेकिन ये अंड बंड जो भाषा है अपने घर में इस्तेमाल करें। न्यूज 18 उर्दू एक बड़ा देखिए आप भी वही उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपया बताएं कि हिंदू मुसलमान नहीं ये इन्होंने किया, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत मर्यादा। आप तो ना कीजिए ना, आप ना कीजिए, कम से कम लोग देख रहे हैं किसने किया किसने नहीं किया। आप अपनी बात रख दीजिए बस। किंतु नहीं मैं नहीं करते। ये किस तरह के शब्दावली का उपयोग अच्छा होना चाहिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आदरणीय, तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम दोहरी राजनीति ना चले। बता दें कि गाय मम्मी मम्मी है कि गाय यम्मी यम्मी है, इस पर भी क्लैरिफिकेशन। और शराबबंदी, वहां शराबबंदी बंद और यहाँ शराबबंदी, वहां शराबबंदी अच्छी है और यहाँ शराबबंदी को खोल दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो क्या इसको देखकर ये सब किया जा रहा है? क्या सिर्फ फिर हिंदूवादी सोच और हिंदू मुसलमान में लड़ाना, आपस में भिड़ाना, यही इनके दिमाग में चलता है क्या? कोरोना का कहर है, उस पर ध्यान दें। तो इसीलिए मुझे लगता है मोदी सरकार की आज जिम्मेदारी वैक्सीनेशन दवाइयों पर होनी चाहिए। ये कानून पर कानून जो थोपते जा रहे हैं उस पर नहीं होनी चाहिए। चलिए आपने बहुत अच्छा मुझे एक मौका दे दिया है। मेरे चौथे मेहमान तक मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूं। कोरोना पे बात याद आ गई। 10% से ज्यादा जो आबादी वहां की है लक्षद्वीप की, वो कोरोना से ग्रसित है। 10% से ज्यादा आबादी जो कंफर्म केसेस हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, उनका एक फैसला ये भी है जो काफी सोचने में रहा कि बाहर से कोई अगर आता है लक्षद्वीप से, तो अगर वो आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आया है तो उसको यहाँ क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में भी कई सवाल उठे कि नहीं ये सही नहीं था, क्वारंटीन होना चाहिए था। लेकिन उनके फैसलों से लोग थोड़ा इस पर सवाल उठा रहे थे। अब मैं आता हूँ मोहिबुल हक साहब के पास। मैं कोई सवाल नहीं करूँ, बस आपको कहना है। मोहिब साहब देखिए, जो पूरा फैसला है, इस फैसले पे यानी जो 3 कवानीन लक्षद्वीप के लिए बनाए गए हैं उसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू है आइडियोलॉजिकल, यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उसको आइडियोलॉजी से अलग करके देखना, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी एनालिसिस नहीं होगी। दूसरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा पॉलिटिकल पहलू है। अगर आप देखेंगे आइडियोलॉजिकल पहलू में, तो सबसे पहले ये बात कही जाती है कि 1 नेशन 1 पीपल 1 कल्चर, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी में रही है। अगर आप देखें शुरू से रहा है, यानी 1 पीपल 1 नेशन 1 कल्चर की जब बात की जाती है तो ऐसी हालत में जो भी डाइवर्सिटीज हैं उनको बुलडोज किया जाता है। यानी ऑल द डाइवर्सिटीज दैट हैव बीन एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन तमाम डाइवर्सिटीज को बुलडोज करके एक मेल्टिंग पॉट बना करके हिंदुस्तान को एक बनाना, ये इनका आइडियोलॉजिकल रहा है। और अगर आप बंच ऑफ थॉट्स वगैरह पढ़ेंगे, गोलवालकर और सावरकर की किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और खासकर कम्युनिस्ट को इंटरनल थ्रेट्स बताया गया है। मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, गुलवालकर की किताब में लिखा हुआ है कि देयर आर 3 इंटरनल थ्रेट्स इन इंडिया। लक्षद्वीप चूंकि 96-97% मुसलमान हैं, तो ये जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसमें वो इंटरनल थ्रेट से डील किया जा रहा है। नंबर 1, यानी सस्पिशन आम तौर पे मुसलमानों के लिए हो जाता है, क्रिश्चियंस के लिए हो जाता है और कम्युनिस्ट तो इनके टारगेट पे रहते ही हैं।
नंबर 2 जो इसका देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, उस पर एक डिबेट हो सकती है। मतलब मैं ये समझ नहीं पाता, पांडे साहब ने अभी कहा कि सियाहत को या यानी जो जिसे कहते हैं कि उसको फरोग देने के लिए, सियाहत को फरोग देने के लिए, सियाहत को फरोग देने के लिए वो कहते हैं, टूरिज्म को फरोग देने के लिए ये कहते हैं कि वहां पे गाय पे पाबंदी जरूरी है। मैं कोई कनेक्शन नहीं देख पाता कि ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है कि वहां के लोग शराब पीना नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं कि शराब पीजिए। वहां के लोग अगर मानिए बीफ खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यानी पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं होगी, गोवा में कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन लक्षद्वीप में होगी। ये बात समझ में नहीं आती। इसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पॉलिटिकल एंगल है उसमें अगर आपको देखना होगा कि जो कोविड से लेकर के अभी तक जो फेलियर रहा है हमारी गवर्नमेंट का, उसमें अब जो पॉलिटिक्स है उसमें इनको हार्डकोर अपनी उसी आइडियोलॉजी की तरफ आना है जिसमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को या जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको आयरन हैंड के साथ हम डील कर रहे हैं, ये दिखाना है। लक्षद्वीप अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहा है शुरू से, और आप देखेंगे वहां से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जिससे आप कहा जाए कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट रहा हो, इलादगी पसंद लोग रहे हैं। वो बहुत ही पीस लविंग लोग हिंदुस्तान के साथ हमेशा, जिसे कहते हैं इंडिक्रेटेड कम्युनिटी है, और इस बात का हमें बहुत फख्र भी है जी। जो आखिरी बात इस सिलसिले में हमें याद रखनी चाहिए कि देखिए कोविड के सिंगल केसेस नहीं थे वहां पे। पटेल साहब की निहायती डिजास्टर्स पॉलिसी की वजह से, या तो ये यानी एक डिजाइंड पॉलिसी है, ये क्या है, डिजास्टर्स पॉलिसी की वजह से जो क्वारंटाइन को उन्होंने कानून खत्म किया, नतीजे के तौर पे एक छोटी सी आबादी में 70,000 की आबादी में अगर 5,000 लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो जाए, जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप अंदाजा लगाएं। इसको जाहिर सी बात है बहुत सारे कमेंटेटर्स इसे मास मर्डर कह रहे हैं जी, बहुत सारे कमेंटेटर इसे मास मर्डर कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एंगल से देखें तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, डिजास्टर है। और मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं या जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि रिकॉल करना चाहिए पटेल साहब को, मैं समझता हूं कि इसमें काफी सब्सटेंस है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का, वक्त की कमी है, मैंने मुझे लगता है सबको मौका दिया बोलने का, सबने अपनी अपनी राय रखी है। बीजेपी का कहना है कि वो तरक्याती और सुरक्षा के मद्देनजर वो तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो वहां के रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ फौसिया थी, उनका कहना है कि ये उनके लिए डिजास्टरस हो जाएगा, और जब वहां के लोग ही खुश नहीं रहेंगे, वो बेचैन रहेंगे, तो फिर सुरक्षा किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल्कुल गलत है, और इसीलिए इसे गलत मानते हुए राहुल गांधी ने भी खत लिखा है पीएम को भी, और सदर जमहूरिया के बारे में भी खबर है कि कई एमपीज ने खत लिखा है कि वहां जो फैसले लिए जा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए, तो वो सही नहीं है और उन्हें वापस बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का एक बार फिर से। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।